गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लागत का वर्गीकरण एवं तत्व, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादित वस्तु अथवा सेवा की लागत ज्ञात करना एवं लागत पर नियंत्रण करना है। लागत पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि लागत संबंधी खर्चों का अध्ययन किया जाए। प्रबंधकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वस्तु के निर्माण में लगने वाले सभी खर्चों की विस्तृत जानकारी रखें, जिससे भविष्य की व्यवसाय की नीति निर्धारण में मदद मिल सके। तो वस्तु के उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत की जानकारी हो सके, जिससे लागत लेखांकन के लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यदि हम लागत को तत्वों में बांटे तो 3 मुख्य तत्वों में बांटा जा सकता है। सामग्री पर होने वाला व्यय, मटेरियल कॉस्ट, श्रम पर होने वाला व्यय, लेबर कॉस्ट एवं अन्य व्यय। सामग्री लागत के तत्वों में सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तु की लागत में सबसे बड़ा भाग सामग्री की लागत का ही होता है। इसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। जैसे चीनी के उत्पादन में गन्ना कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फर्नीचर के निर्माण में लकड़ी, कपड़े के उत्पादन में सूत, रासायनिक पदार्थ, बहुत से रंग कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा तत्व है श्रम। किसी भी वस्तु उत्पादन में श्रम का भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। श्रम की वह लागत जिसे किसी निश्चित लागत केंद्र निश्चित लागत इकाई से संबंधित किया जा सके, प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब श्रम की लागत किसी उत्पादित वस्तु या सेवा, प्रक्रिया, उपकार्य, लागत केंद्र या लागत इकाई के लिए होती है तो उसे प्रत्यक्ष श्रम कहा जाता है। अर्थात कच्ची सामग्री से वस्तु तैयार करते समय जो श्रम प्रयुक्त की जाती है वही प्रत्यक्ष श्रम है। और तीसरा तत्व है व्यय। कच्ची सामग्री, श्रम के अलावा अन्य जो भी व्यय किसी वस्तु के उत्पादन में किए जाते हैं वो उसको हम तीसरे तत्व के रूप में बांट सकते हैं। यदि व्ययों को हम उसके क्रियात्मक वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो हम उसे 5 भागों में बांट सकते हैं। उत्पादन, प्रबंधन, विक्रय, वितरण एवं अनुसंधान। उत्पादन में किए जाने वाले व्यय को उत्पादन व्यय, उसके प्रशासन पे किए जाने वाले व्यय को प्रशासन व्यय, विक्रय से संबंधित व्ययों को विक्रय व्यय, वितरण के लिए किए गए व्ययों को वितरण व्यय और किसी भी वस्तु के या विक्रय के अनुसंधान विकास में किए गए व्ययों को इस भाग में रखा जाता है। यदि लागत को हम व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत करें तो लागत को 3 तरह से बांटी जा सकती है: स्थिर, परिवर्तनशील एवं अर्ध परिवर्तनशील। स्थिर लागत का वह भाग है जो 0 उत्पादन से लेकर 100% उत्पादन स्तर तक देना ही देना होता है। इसका उत्पादन इकाइयों से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात उत्पादन 0 है तब भी यह व्यय करना होता है और उत्पादन 100% स्थिर व्यय अपने स्तर पर है तो भी ये व्यय हमें करना ही होता है। जैसे भवन का किराया, बिजली व्यय, चौकीदार के वेतन आदि। दूसरी जो श्रेणी है वह है परिवर्तनशील व्यय, वेरिएबल कॉस्ट। इस श्रेणी में उन व्ययों को रखा जाता है जिनका उत्पादन इकाइयों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात ये लागतें उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं और उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। अर्थात उत्पादन बढ़ने पर यह उसी अनुपात में बढ़ जाती है, उत्पादन कम होने पर यह उस अनुपात में कम हो जाती है। इसमें सामान्यतः प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्ययों को रखा जाता है। और तीसरी श्रेणी है अर्ध परिवर्तनशील व्यय, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ऐसी लागत को रखा जाता है जिसका कुछ हिस्सा स्थिर प्रकृति का होता है और कुछ हिस्सा उत्पादन के साथ साथ परिवर्तनशील होता है। यदि हम लागत के तत्वों को और थोड़ा विस्तृत रूप से देखें तो सामग्री, श्रम और व्ययों को हम और 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सामग्री, प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम
अन्य व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष सामग्री वह लागत है जिसे लागत केंद्रों या लागत इकाइयों से संबंधित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। प्रत्यक्ष सामग्री वह मानी जाएगी जो कुछ शर्तों को पूरी कर दे, जैसे सामग्री जो उत्पादित वस्तु का हिस्सा बन जाए, जैसे फर्नीचर में लकड़ी, पुस्तक में कागज आदि। प्रत्येक लागत केंद्र या लागत इकाई में प्रयुक्त की गई सामग्री का अलग अलग हिसाब रखा जा सके। सामग्री का मूल्य पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक लागत केंद्र पर सामग्री की लागत आसानी से निर्धारित की जा सके। अप्रत्यक्ष सामग्री सामग्री की वह लागत है जो कि लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तो नहीं की जा सकती, परंतु उनमें अनुभाजित की जा सकती है या उनके द्वारा अवशोषित की जा सकती है। अन्य शब्दों में वह सामग्री जो कि उत्पादित वस्तु का हिस्सा नहीं बनती है तथा जिसे मूल लागत में शामिल नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष श्रम लागत श्रम की वह लागत है जिसे कि किसी निश्चित लागत केंद्र या निश्चित लागत इकाई से संबंधित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, जब श्रम की लागत किसी उत्पादित वस्तु या सेवा प्रक्रिया लागत इकाई के लिए होती है तो उसे प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। अर्थात कच्ची सामग्री से वस्तु तैयार करने तक जो श्रम प्रयुक्त किया जाता है वही प्रत्यक्ष श्रम होता है। इसे उत्पादक मजदूरी प्रोडक्टिव वेजेस, निर्माणी मजदूरी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आदि भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष श्रम लागत श्रम की वह लागत है जो कि लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तो नहीं की जा सकती, परंतु उनमें अनुभाजित की जा सकती है या उनके द्वारा अवशोषित की जा सकती है। उत्पादन क्रिया के संचालन में सहयोग देने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक, जैसे चौकीदार, मैनेजर, फोरमैन आदि का पारिश्रमिक अप्रत्यक्ष श्रम में शामिल किया जा सकता है। वास्तव में अप्रत्यक्ष श्रम कच्ची सामग्री पर प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि यह उत्पादन करने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अप्रत्यक्ष श्रम को अनुत्पादक श्रम अनप्रोडक्टिव लेबर या गैर निर्माणी श्रम नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहा जाता है। इसी तरह वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष सामग्री व प्रत्यक्ष श्रम के अतिरिक्त किए जाने वाली सभी खर्चे जो सामग्री की क्रय करने से लेकर उसे भंडार गृह तक पहुंचाने में किए जाते हैं, प्रत्यक्ष श्रम में शामिल किए जाते हैं। ऐसे व्ययों को प्रोडक्शन ऐसे व्यय प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे व्यय जो उत्पादन में सहायक होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष व्ययों की श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय में किसी विशेष उत्पादन के निर्माण में काम आने वाले संयंत्रों, उपकरणों, क्रेन का किराया, उसकी मरम्मत पे किए गए खर्चे, किसी विशेष उत्पादन हेतु बनाए गए पैटर्न, ड्राइंग, डिजाइन, सांचों पे किए गए खर्चे, किसी विशेष उत्पाद या कार्य के लिए किए गए अनुसंधान के व्यय, उत्पादन कर, उपठेका लागत आदि को शामिल किया जाता है। एवं अप्रत्यक्ष व्यय में इनके अतिरिक्त अन्य सभी व्ययों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन से संबंधित होते हैं। इस प्रकार यदि हम कुल लागत को दो भागों में बांटे तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत को मूल लागत या प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय को हम ऊपरी व्यय भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड, जिसमें अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया। अप्रत्यक्ष व्ययों का वर्गीकरण उनके हिसाब से किया जाए तो हमें चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं, कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासकीय ऊपरी व्यय, विक्रय ऊपरी व्यय एवं वितरण ऊपरी व्यय। कारखाना या फैक्ट्री ऊपरी व्यय
इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ऐसे खर्चे जो कारखाना में किए जाते हैं और जिनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, कारखाना ऊपरी व्यय कहलाते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, शक्ति पर किया गया व्यय, कारखाने की इमारत का किराया, कर, बीमा, उनका हास, मरम्मत, देखभाल व्यय, बीमा व्यय, प्लांट मशीनरी का हास, मरम्मत व्यय, बीमा व्यय, निरीक्षण व्यय, फोरमैन का वेतन आदि खर्चों को शामिल किया जाता है। दूसरी श्रेणी में कार्यालय या प्रशासनिक ऊपरी व्यय, ऐसे व्यय जो कार्यालय के प्रत्यक्ष के प्रबंध एवं वित्तीय प्रशासन के लिए किए जाते हैं, कार्यालय या प्रशासनिक ऊपरी व्यय कहलाते हैं। कार्यालय या प्रशासनिक ऊपरी व्यय में सम्मिलित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मद हैं, जैसे कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन, प्रबंधकों का वेतन, प्रबंध संचालकों, अंकेक्षकों एवं कानूनी सलाहकारों का शुल्क, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, छपाई पर किए गए व्यय, ऑफिस का डाक, टार, टेलीफोन, स्टैम्प ड्यूटी पर किया गया व्यय, कार्यालय भवन का किराया, कर, दर, बीमा व्यय, मरम्मत व्यय, हास, कार्यालय उपकरणों का हास, फर्नीचर का हास, सामान्य व्यय आदि। तीसरी श्रेणी विक्रय ऊपरी व्यय में ऐसे व्ययों को शामिल किया जाता है जो मांग उत्पन्न करने, बिक्री बढ़ाने एवं ग्राहकों को स्थायी रूप से रोके रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं, विक्रय ऊपरी व्यय कहलाते हैं। जैसे विक्रेताओं का वेतन, कमीशन, दलाली, विक्रय प्रबंधकों का वेतन, कमीशन, विक्रेताओं का यात्रा व्यय, एजेंसी व शाखा के खर्चे, विज्ञापन, शोरूम एवं प्रदर्शन के खर्चे, टेंडर तैयार करने के खर्चे, विक्रय कार्यालय के फर्नीचर एवं उपकरणों का हास, मरम्मत एवं बीमा व्यय। चौथी श्रेणी में हमें रखा गया है वितरण ऊपरी व्यय, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वितरण ऊपरी व्यय से अभिप्राय उन व्ययों से है जो किसी वस्तु को तैयार होने के पश्चात से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने के दौरान किए जाते हैं, जैसे भंडार गृह संबंधी व्यय, सुपुर्दगी देने वाली गाड़ियों का मरम्मत, हास एवं बीमा व्यय, सुपुर्दगी देने वाली गाड़ियों के परिचालन के व्यय, जिसमें चालकों का वेतन, भत्ता, पेट्रोल आदि को शामिल किया जाता है, विक्रय किए गए माल का गाड़ी भाड़ा, पैकिंग के व्यय आदि वितरण ऊपरी व्यय के हिस्से माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, जिन्हें वित्तीय व्यय कहते हैं। इन्हें लागत में शामिल नहीं किया जाता, जैसे आयकर, दान, ऋण पर ब्याज, नकद बट्टा, डूबत ऋण का आयोजन, लाभांश ब्याज प्राप्त करना, दिया गया लाभांश, अंश हस्तांतरण शुल्क, संचयों में हस्तांतरण, ख्याति और प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन आदि। अब इस बड़े चार्ट के रूप में यदि हम देखें तो इसमें पूरा तत्वों को समझाया गया है। 3 मुख्य तत्व हैं, सामग्री, श्रम एवं खर्चे। सामग्री, श्रम एवं खर्चों को 2 और उप भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। इन उप भागों में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्ययों को ऊपरी व्यय ओवरहेड कहा जाता है, जिन्हें 4 भागों में या 3 भागों में भी बांटा जा सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऊपरी व्ययों इनडायरेक्ट कॉस्ट 3 भाग मैंने अभी आपको बताए हैं, कारखाना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं वितरण व्यय। अब यदि हम इन सभी खर्चों को एकत्र रूप से देखें तो हमारी लागत का वर्गीकरण इस चित्र में बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री एवं प्रत्यक्ष व्यय का योग मूल लागत कहलाता है। यदि इस मूल लागत में कारखाना ऊपरी व्यय को जोड़ दिया जाए तो यह हमारी कारखाना लागत हो जाती है। इस कारखाना लागत में यदि कार्यालय ऊपरी व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को शामिल कर दिया जाए तो यह हमारी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है।
इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि हम विक्रय एवं वितरण व्ययों को शामिल कर दें तो यह हमारी कुल विक्रय लागत या कुल लागत कहलाती है, जिसका और विक्रय मूल्य का अंतर लाभ या हानि दर्शाता है। अब तक समझाएगी सारी बातों को इस टेबल में पूरा दिखाया गया है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन से आप किस भागों में बांटेंगे, एलिमेंट वाइज आप कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, कॉस्ट कंपोनेंट कौन कौन से अपने मेन हैं, और अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको अभी समझाया, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेलिंग प्राइस इस टेबल में दिखाई गई है। अब कॉस्ट शीट बनाने का देखिए, इस टेबल में आपको पूरी लागत की सब चीजों को शामिल किया गया है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल करने पर ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है हमारी। इसे फैक्ट्री कॉस्ट शामिल करने पर यह फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कहलाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड शामिल करने पर यह है ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। यदि हमारे पास उत्पादित माल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाएगा तथा क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाएगा। तो यह है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करने पर कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात हो जाती है, जिसका और विक्रय का अंतर प्रॉफिट लॉस होगा, और यदि प्रॉफिट लॉस की जानकारी है तो उसे हम शामिल करके सेल्स की राशि ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।